जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन से 6 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पेपर आपका 25 जून से स्टार्ट है, ठीक है। 25 जून से आपका पेपर स्टार्ट है और जो है एजुकेशन का पेपर भी आपका 25 जून को ही पड़ रहा है, ठीक है। सुबह शिफ्ट में है आपका पेपर, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। और आज आपकी डेट जो है 22 हो चुकी है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रिवीजन करना है। जो आपके पास कॉपी बुक्स जो उपलब्ध है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उसी को बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस जो है पीवाईक्यू करिए, ठीक है। तो जैसे हम करा रहे हैं पीवाईक्यू, ठीक है, ये आप कर सकते हो और जो अदर टीचर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो कल तक ही कराऊंगी, ठीक है। कल ही जो है 2-3 क्लासेस हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। वही आप देख लीजिएगा। बाकी जो है आप अदर टीचर से जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए और जो आपने पहले से पढ़ा है उसको हम बात कह रहे हैं, जो पहले से पढ़ा है उसी को रिवीजन करते रहें, ठीक है। और थ्योरी क्लासेस जो हमने पढ़ाई है उसको भी एक दो वीडियो आप देख सकते हो, जो आपके पास टाइम हो जिस प्रकार से, ठीक है। 10 यूनिट हमने आपको करा रखी है, ठीक है। सारा सिलेबस हमने आपको कवर करा दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पर आपके पास टाइम नहीं है, जो छोटी यूनिट हैं उनको आप कवर कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग को। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और अगला ये प्रश्न हमने करवा रखा है, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस के लिए हमने करवा दिया है बार बार। और अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निःशक्त व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपको आंसर आपको सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, ठीक है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम या कह सकते हो निःशक्त को ही दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कुछ जो है वर्ड होते हैं जो आपके एक जैसे होते हैं पर डिफरेंस होते हैं, लिखने में जो अंतर होता है अर्थ एक ही होता है। तो निःशक्त व्यक्ति या कह सकते हो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा, 1995 में, ठीक है। तो आपको रट लेना है कि दिव्यांग व्यक्ति जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1995 में, या दिव्यांग या निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मूक्स का प्लेटफॉर्म मंच नहीं है? तो मूक्स का प्लेटफॉर्म मंच नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें तो आपका डी सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी आपका सही हो जाएगा, ये, ठीक है, MIT। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये मूक्स का जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, पूछा गया है, तो डी आंसर आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा आपने पढ़ा है, औपचारिक शिक्षा पढ़ा है, निरौपचारिक शिक्षा पढ़ा है, ठीक है, यानी गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो आपने शिक्षा ये जो है शिक्षा 3 प्रकार की आपने पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा, एक गैर औपचारिक शिक्षा। तो ये आपके हो गए 3 प्रकार की शिक्षा। ये अनौपचारिक शिक्षा जिसका कोई नियम कानून नहीं होता है, ठीक है, ये कहीं भी आप पढ़ सकते हो। घर में आपको जो है अपने पड़ोसी से भी सीख सकते हो, ठीक है। और समाज में तो आप आते ही हैं, ठीक है। तो समाज कहीं भी सीख सकते हो, कोई नियम इसका नहीं होता है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आपको स्कूल में प्राप्त होती है, स्कूल में नियम के अनुसार पाठ्यक्रम उसका निर्धारित होता है, ठीक है। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। वो कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं मतलब कहीं से भी सीखा जा सकता है, ठीक है, अपने घर से, अपने परिवार से, मम्मी पापा से, कहीं से भी। और इसमें लिखा भी होगा, यहाँ पे देख सकेंगे, लिखा नहीं है, औपचारिक शिक्षा दिया गया है, ठीक है। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, ना आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, जैसे कि मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट जो भी मिलता है। और इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये संयोगवश सीखना, आकस्मिक सीखना, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। अनौपचारिक शिक्षा आकस्मिक सीखना, अचानक से, ठीक है, कहीं भी। और औपचारिक शिक्षा इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। मुक्त शिक्षा क्या होती है? उन शैक्षिक संस्थानों को कहते हैं जो प्रवेश से संबंधित अवरोधों को समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसे संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यकता होती है। दूर रहकर शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे, मतलब दूर रहकर के जो शिक्षा प्राप्त करी जाती है वो मुक्त शिक्षा होती है। जो पहले विद्यार्थी जैसे नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं किसी कारणवश, वो बाद में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप, ये फ्रेमवर्क इंग्लिश में लिखा हुआ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के प्रकाशन के सही वर्ष का चयन करें तथा उसे सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। चयन करना है आपको सही अनुक्रम में, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा और जो है ई सही हो जाएगा, जिसमें आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं पाठ्यक्रम प्रारूप, ठीक है, राष्ट्रीय। तो 1975 और 2000 और 2005 ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, 2005 ये याद रखना है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे, दिख रहा है और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित, ठीक है, शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो इसमें आप जानते हैं, इसमें 4 विकल्पों में आपको आंसर बताना है, जिसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका आएगा, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। तो जो NCTE जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। NCT यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, रट लीजिएगा इसको, और ये हिंदी में है, ठीक है। ये इंग्लिश तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये हिंदी हो गया इसका। और यहाँ पे विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई, तो कब आई? तो ये आपको जानना है कि इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 17 अगस्त 1995, ठीक है, 17 अगस्त 1995 याद रखना है। NCTE 1995, 17 अगस्त 1995 आपने निःशक्त व्यक्ति अधिनियम आपने अभी पढ़ा था, ठीक है, और ये आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपका आया, यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो विकास मूलता है। तो ये पोर्टफोलियो विकास मूलता है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। गतिशील प्रक्रिया है ये, जो आपका पोर्टफोलियो विकास मूलता है, तो ये गतिशील प्रक्रिया है। आपको प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आपको हम समझाएं या आप समझें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका आता है पाठ्यक्रम प्रारूप, ठीक है। पाठ्यक्रम प्रारूप यानी करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे विकसित तथा कार्यान्वित करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। तो सही क्रम में आपको रखना है, तो जिसमें आपका बी विकल्प सही है, यहाँ से देखिएगा। तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जा रहा है, ठीक है। पहले नंबर पर सी आएगा, फिर आपका दूसरे नंबर, पहले नंबर पे सी हो जाएगा, इसके बाद जो है ए हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका थर्ड नंबर, बी आपका थर्ड नंबर पे आएगा, इसके बाद डी देखिएगा, डी आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, ई आपका फिफ्थ नंबर पे। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसमें जो पाठ्यक्रम प्रारूप है जो विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए चरण को सही क्रम में। तो सही क्रम क्या होंगे पाठ्यक्रम प्रारूप के? तो यहाँ पे देखिएगा होगा आपका सबसे पहले साक्ष्य जुटाना, आप साक्ष्य जुटाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आएगा तैयारी करेंगे, इसके बाद जो है आपका आएगा विकास, इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे ये हो गया, फिर फोर्थ में कार्यान्वयन चालू करना, ठीक है। और इसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे आएगा निगरानी मूल्यांकन, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों का प्रतिपादन किया है? तो इसमें पूछा गया है रचनात्मक आप जानते हैं फॉर्मेटिव, संकलनात्मक जानते हैं आप जो है सुमेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर, इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है इंग्लिश में प्रश्न। तो रचनात्मक एवं जो है संकलनात्मक, तो ये जो आपका रचनात्मक है इसका अदर नेम होता है संरचनात्मक कह सकते हो, ठीक है। रचनात्मक को संरचनात्मक भी बोला जाता है और संकलनात्मक को सुमेटिव इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो है इसका नाम अदर नेम होता है योगात्मक बोलते हैं, ठीक है। अदर नाम से पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम बता दे रहे हैं बार बार कि इसका मतलब अदर नेम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें आंसर आपका हो जाएगा माइकल स्क्रीवन, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, माइकल स्क्रीवन यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है, 1907। तो आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे रचनात्मक एवं जो है मूल्यांकन, ठीक है, शब्दों को जो है प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए रचनात्मक संकलनात्मक जो है किसने ये प्रतिपादित किया है, तो आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे, ठीक है। और स्क्रीवन हो जाएंगे माइकल, ठीक है, माइकल स्क्रीवन। और एक और आपका आता है ह्यूरिस्टिक विधि, वो आर्मस्ट्रांग ने दिया है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपने देखा इसके रचनात्मक जो है माइकल स्क्रीवन हो गए, ठीक है, और रचनात्मक दोनों, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक के हमने बता दिया, ठीक है। तीन के हमने जो है प्रतिपादक आपको बता दिए हैं। अदर नेम भी हमने बताया, अदर नेम भी आपको याद रखना है, अच्छे से कवर करना है यहाँ पे ये और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। हिंदी इसकी संरचनात्मक, इसको योगात्मक बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधी क्षेत्रों के वर्गीकरण का ICF प्रारूप दिया गया है। तो स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधी क्षेत्रों के वर्गीकरण का ICF यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ICF। तो आपने देखा इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है, सी हो जाएगा, विकल्प WHO हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा WHO, आपका इसमें आंसर WHO हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे हम स्वयं। ये सारे प्रश्न हमने आपको करवा रखे हैं, फिर भी आपको एक बार करना है, इनको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा गया है इसमें, ये जो आपका स्वयं दिया गया है SWAYAM, यहाँ पे स्वयं लिखा हुआ है, ये स्वयं इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है SWAYAM, पढ़ा रखा है इसको। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें देखना है स्टडी वेब, ठीक है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो यहाँ पे देख सकेंगे आप, ये एस से हो गया, W हो गया, ठीक है, एक्टिव हो गया, और क्या कहते हैं यंग हो गया, और ये जो ए से आपका यहाँ पे एस्पायरिंग माइंड हो जाएगा, एस्पायरिंग और यम से माइंड हो जाएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छे से आप पढ़िएगा, फुल फॉर्म आपको याद रखने जितने हम इसमें बताए हैं आपको। और अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका, आगस्ट कामटे हो जाएगा इसके, ठीक है, यानी समाजशास्त्र के जनक जो है कामटे हो जाएंगे। और यदि शैक्षिक समाजशास्त्र के पूछा जा रहा है तो उसमें जो है आपका जॉर्ज पैने आएगा, ठीक है, शैक्षिक, यहाँ ऐसे शैक्षिक समाजशास्त्र, ठीक है, तो जॉर्ज पैने हो जाएगा, ठीक है, जॉर्ज पैने, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न आपके। और इसी प्रकार से आपके छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप जो है अच्छे से कर पाए, इसलिए ये छोटे छोटे प्रश्न हम करवा रहे हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु, ठीक है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना अवस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? तो इसमें वाटसन हो जाएगा, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेंडुरा, ये पेंडुरा लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा। पेंडुरा सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया है पेंडुरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में जाना जाता है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, ठीक है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच सेतु पुल माना जाता है। और अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें बोला गया है कि दक्षता आधारित, ठीक है, कम्पिटेंसी, ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, हमें नहीं आती इंग्लिश। दक्षता आधारित आकलन असेसमेंट, ठीक है, तो ये क्या होता है? आकलन असेसमेंट इसमें, ठीक है। तो दक्षता आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, किसी स्किल को आप जो है अचीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी एक प्रकार की दक्षता होगी जब आप टीचर बनेंगे, जैसे कि एजुकेशन फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात करेंगे कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। तो ये आकलन जो होता है जब आप स्किल सीखते हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपका टेस्ट ले इस प्रकार से
जैसे कि आपने पढ़ा, अब आपका जो है जो पेपर होगा तो एक प्रकार का टेस्ट है, दक्षता है, ठीक है, जैसे कि आप नेट के मतलब फील्ड में आप हासिल करेंगे जो दक्षता अपने फील्ड एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, ये एक प्रकार का हो गया। और एक आपका भी सही हो जाएगा, इसमें बोला गया है कि जो है दक्षता आधारित आकलन को, यानी कि दक्षता आधारित जो आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्यक्षेत्र में लेना चाहिए, स्कूप में लेना चाहिए। और डी विकल्प है, यानी कि दक्षता आधारित आकलन सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो ये जो होता है दक्षता आधारित आकलन जो होता है वो सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और ये जो दक्षता आधारित आकलन जो है ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए। तो इसमें विकल्प आपका सी सही हो जा रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका निष्ठा है। निष्ठा जो लिखा हुआ है, निष्ठा यहाँ पे देख सकेंगे आप, NISHTA निष्ठा ये लिखा हुआ है। तो निष्ठा यहाँ से देखिएगा, हिंदी में भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी का पेपर है, आप जो है हिंदी मीडियम से हैं। तो NISHTHA तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म ही पूछा गया है, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एकीकृत, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता का निर्माण कार्यक्रम है। ये निष्ठा जो होता है तो क्या होता है, तो निष्ठा के बारे में आपको जानना है कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा, यानी कि एकीकृत शिक्षक जो होता है प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम करता है। एकीकृत शिक्षा हमने आपको बताई थी क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है, और इसमें एक विकल्प है सी में, सी और एक आपका सी है, और ये कौन सा था, ए था, ये विकल्प एक ए वाला तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये वाला प्रारंभिक स्तर यानी निष्ठा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। एक विकल्प आपका सही है, एक ही सही है, दो सही है इसमें। और अगला प्रश्न एक और आता है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ब्लेंडेड अधिगम, यानी कि मिश्रित अधिगम होता है ब्लेंडेड अधिगम। तो ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें गलत पूछा गया है ब्लेंडेड अधिगम। तो यह मिश्रित व्यवहारिक तकनीकी है, सही हो जाएगा ये। वह मिश्रित अनुदेशात्मक तकनीकी सही, वह मिश्रित शिक्षा शास्त्री उपागम, तो इसमें जो है गलत पूछा गया, कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ गलत। तो ये जो है वह छात्रों की असाइनमेंट से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा डी है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, ये डी विकल्प, यानी कि सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये होगा ए विकल्प, यानी डी इसमें ये सही है आपका। और अगला प्रश्न आएगा आपका, अगला प्रश्न किस प्रकार का है, अगला प्रश्न है जुंग के अनुसार जुंग। तो युंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं व्यक्तित्व से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार के अनुसार, ठीक है, यानी कि सामाजिक व्यवहार के अनुसार। तो इसमें ए विकल्प सही है, तो यही आंसर आपका सही हो जा रहा है, इसमें सामाजिक व्यवहार के वर्गीकृत किया है युंग ने। और अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ से यहीं पे आंसर में युंग ने मनुष्य के व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, ठीक है, दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी आप जानते हैं, बहिर्मुखी भी आप जानते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप जो थ्योरी क्लासेस पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहिर्मुखी देख रहे हैं कि कुशलता अधिक होती है, ये प्रश्न ये सबको प्रश्न रखते हैं, और प्रश्न को से घिरे होते हैं, कुशल विचार प्रधान होते हैं। अंतर्मुखी तो आप जानते हैं ये एकांकी होते हैं, सामाजिक व्यवहार के प्रतिभागी बताया जाता है, वे अपनी वस्तु कष्टों के विरुद्ध सजग होते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू का। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है वैयक्तिक शैक्षिक योजना, यानी कि IEP, ठीक है। तो यहाँ पे वैयक्तिक जो है वैयक्तिक शैक्षिक योजना के बारे में आपसे बताया जा रहा है, इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि वैयक्तिक एजुकेशन, यहाँ से इंग्लिश देख लीजिएगा, प्लान, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल, इंग्लिश उनको नहीं आती, हम बोल नहीं पाते। और यहाँ पे देखिएगा सी, सीख लेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगी। और यहाँ पे आपको जो जरूरी है इसको पढ़ाते हैं, देखिए विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशिक सहायता एवं सेवाओं का कथन, ठीक है। तो जो है वैयक्तिक शैक्षिक योजना आपके मतानुसार क्या है, तो ये क्या है, IEP, ठीक है। देखिए वैयक्तिक शैक्षिक योजना प्लानिंग क्या है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशिक सहायता सेवाओं का कथन हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, जिसमें सी विकल्प आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है एंड्रोगोजी क्या है, तो ये एंड्रोगोजी क्या होता है, तो इसके बारे में जानना है। एंड्रोगोजी वयस्क शिक्षा है, ठीक है, यानी कि वयस्क, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, वयस्कों का सीखना, यानी कि इसमें बताया गया है कि वयस्कों का सीखना इसके कार्यक्षेत्र के भीतर है, यानी कि पहला विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। और डी विकल्प हो जाएगा प्रेरणा आत्मसम्मान विश्वास मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया है सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है, ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार पूछा गया है। सांख्य दर्शन पहले जो है यूनिट से आपका प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि क्या है, तो ये आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, अचेतन भौतिक जो है वस्तु हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अचेतन भौतिक वस्तु हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है आंसर है ना, एक की पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1961 में हुआ है, सॉरी 1861। यहाँ पे देखिएगा की पॉइंट्स के तौर पे आप देखिएगा, ये आपका जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में जन्म हुआ है, स्वामी विवेकानंद 1863, अरविंद घोष 1872, जे कृष्णमूर्ति 1895। बहुत ईजी है, 18 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, 1861 आपको सीक्वेंस में याद कर लेना है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861, स्वामी विवेकानंद 1863, अरविंद घोष 1872 और जे कृष्णमूर्ति 95। तो दो आप तो इंपॉर्टेंट आज ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 और 1861 आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप जो है यहाँ से पढ़ेंगे, तो कलकत्ता में इनके पिता का नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था, महर्षि देवेंद्र
इतना था। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये भी याद लीजिएगा, 2 चीज़ें आपको याद करनी है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में, और जो इनके पिता महर्षि देवेंद्र नाथ जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म 1863 में हुआ था, 12 जनवरी, ठीक है। और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू। और अगला देख लीजिए प्रश्न। ये तो हमने पढ़ा ही दिया है। अब ब्लेंडेड अधिगम, ये भी हमने आपको पढ़ाया था समथिंग। इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए क्या होता है, पढ़ा दिया है पर आपको पता नहीं होगा। ब्लेंडेड अधिगम, ठीक है। तो ये ब्लेंडेड अधिगम जो होता है, यह वह पद्धति, यानी कि यह एक प्रकार की पद्धति है जहाँ हम पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल से, कंप्यूटर से सीखते हैं, ठीक है। ये सब डिजिटल संसाधनों जैसे ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट, ग्राफिक प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर वेब आदि अन्य उपकरणों, यानी डिजिटल में तकनीकी, ठीक है, उपकरणों का समावेश करते हैं जो शिक्षा को रोचक बनाती है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ब्लेंडेड अधिगम मिश्रित अधिगम होता है। जैसे कि आप जो है ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ये हो जाएगा। जैसे कि स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं और टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार का शिक्षा से आप जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये आपका हो जाएगा ब्लेंडेड मिश्रित अधिगम। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया आदि के द्वारा उपकरणों का समावेश करते हैं जो शिक्षा को रोचक। ऑनलाइन शिक्षा अधिगम, जब इंटरनेट के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न किया जाता है तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन शिक्षा कहलाती है। ऑनलाइन के माध्यम से सीखते हैं, संपन्न कराया जाता है, इंटरनेट के जरिए आप पढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया में कहीं भी आप अध्ययन करने या पढ़ने में सक्षम बनाती है, यानी कहीं भी आप सीख सकते हो ऑनलाइन। ऑफलाइन जो होती है, ये ऑफलाइन जो शिक्षा अधिगम होता है, अधिगम मतलब सीखना होता है, आप जानते हैं लर्निंग, ठीक है। छात्र प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के सामने बैठ कर पढ़ता है, स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, ये सब हो गया डिग्री। और ऑफलाइन यानी आप स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, शिक्षक के सामने बैठ कर पढ़ते हैं, छात्र वहाँ पढ़ता है और कंप्यूटर, स्मार्टफोन में इंटरनेट उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, आपके थ्योरी क्लासेस में अच्छे से उसमें कवर है, आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का रूप नहीं है, तो इसमें बताना है बजटिंग। बजट हमने आपको बताया है, बजट क्या होता है। जैसे बजट जो होता है आपका आय व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है। आय का मतलब होता है जैसे जो आप कमा रहे हैं, जो आप वार्षिक आय होती है वो आपकी आय हो जाती है, और जो आप खर्च कर रहे होते हैं वे हो जाता है। ये वे मतलब अपने जो खर्च करते हैं जितना, ठीक है, ये हो जाता है। तो योजनाबद्ध बजटिंग हो जाएगा। यहाँ पे बजटिंग का प्रारूप नहीं है, तो ये योजनाबद्ध बजटिंग नहीं है, ये आंसर आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और